चलो भाई, अब जरा ध्यान से सुनना। आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सरफेस एनर्जी। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिख लीजिए, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी। चलिए अब सुनिए ध्यान से। वैसे आपको याद होगा लास्ट क्लास के अंदर हमने एक बात समझी थी और मैंने आप लोगों को यह बताया था कि मान लीजिए आप लोगों के पास इस तरीके का कोई भी एक वेसल है, इस तरीके का, और इस वेसल के अंदर आपने लिक्विड को फिल कर रखा है। तो मैंने कहा था कि जो भी मॉलिक्यूल लिक्विड के पूरी तरह से अंदर है उसके ऊपर नेट फोर्स 0, और जो सबसे टॉप पर है उस पर फोर्स कैसा लगता था, मैक्सिमम। तो मैंने कहा था इनके पास जो एनर्जी है वो अंदर वाले मॉलिक्यूल से ज्यादा होती है और इसी एक्स्ट्रा एनर्जी को बोलते थे सरफेस एनर्जी। अब जरा थोड़ा ठीक से समझते हैं। कहते हैं कि किसी भी लिक्विड की फ्री सरफेस के एक यूनिट एरिया में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के पास अंदर वाले मॉलिक्यूल से जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसी को कहा जाता है सरफेस एनर्जी। तो आप कह सकते हैं द एक्स्ट्रा एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ यूनिट एरिया ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड इज एज कंपेयर टू द इंटीरियर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। याद रखना, एक यूनिट एरिया में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी है दैट इज सरफेस एनर्जी। मान लो अगर कोई बोले कि भाई मुझे सरफेस एनर्जी निकालनी है, नापनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? सुनना ध्यान से। आप सपोज कर लीजिए कि आपको इसका सरफेस एरिया बढ़ाना है, एक यूनिट सरफेस एरिया आप बढ़ाना चाहते, तो सरफेस बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? मॉलिक्यूल्स की। मान लो आप मॉलिक्यूल्स उठा के यहां लाते गए और लाके डालते गए डालते गए डालते गए ताकि इसका सरफेस एरिया एक यूनिट आप बढ़ा सको। और आपने ऐसा करने में जितना भी वर्क किया वो सारा वर्क ना इन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो जाएगा? स्टोर, और वही बन जाएगा इनकी सरफेस एनर्जी। अच्छा, इसे सरफेस एनर्जी कहते ही क्यों है? क्योंकि ये तभी आती है मॉलिक्यूल के पास जब मॉलिक्यूल कहां पर मौजूद होते हैं? सरफेस पर। मान लीजिए आप लोगों ने सरफेस एरिया को डेल्टा ए बढ़ाया। डेल्टा ए इज द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। इसे बढ़ाने में आपने जो वर्क किया, मान लीजिए वो वर्क कितना था? W। तो अगर मैं बोलूं एक एरिया बढ़ाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो W अपॉन में डेल्टा ए, और एक एरिया बढ़ाने में आपको जितना वर्क करना पड़ा इसी को बोला जाएगा सरफेस एनर्जी। तो आप इसे लिख सकते हैं कि सरफेस एनर्जी का एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, एक डेफिनेशन से रिजल्ट आ गया, दैट इज W अपॉन में ए। तो आपको जब कभी भी सरफेस एनर्जी निकालनी है तो ऊपर आप रख दीजिए वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया और नीचे रख दीजिए कितना एरिया आपने इंक्रीज किया, बस यही बन जाएगा सरफेस एनर्जी। अच्छा, ऐसे तो अगर मैं बोलूं कि मुझे बताना जरा सरफेस एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होगी, तो ऊपर वर्क है तो इसकी यूनिट जूल और नीचे एरिया तो उसकी यूनिट पर मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट ऑफ सरफेस एनर्जी इज जूल पर मीटर स्क्वायर। आप पहले इसके बारे में लिखना शुरू कीजिए। द एक्स्ट्रा एनर्जी possessed by the molecules of surface, the extra energy possessed by the molecules of surface film, the molecules of surface film of unit area compared to the molecules in the interior is called surface energy. Full stop. It is equal to the work done. It is equal to the work done in increasing the area of the surface film by unit amount of the surface film by unit amount. Full stop. अब आप इसे लिख लीजिए जो मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है।
हो गया यहाँ तक क्लियर? लिख लिया सभी लोगों ने? तो ये था सरफेस एनर्जी। अच्छा, बात करते हैं कि सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का क्या कुछ आपस में कनेक्शन है? क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं या फिर नहीं है? वैसे मुझे लगता है कि कनेक्टेड है, होना चाहिए और रिलेशन भी होना चाहिए, क्योंकि सरफेस एनर्जी की वजह से ही तो सरफेस अपने आप को मिनिमाइज करती है, कम एनर्जी लाने की कोशिश करती है और अपने आप को छोटा बनाने की कोशिश करती है, और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। तो अब ना सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में क्या रिलेशन है, हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। आप हेडिंग लिखिए, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। रिलेशन बिटवीन surface tension and surface energy. Relation between surface tension and surface energy. अब सभी बच्चे ना पूरा फोकस रखना बोर्ड पर, मैं आपको समझाने जा रहा हूं जो बात, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, मान लीजिए मेरे पास ना इस तरीके का एक मेटालिक फ्रेम है, मतलब मेरे पास ना एक मेटल की वायर थी और मैंने उस मेटल की वायर को मोड़ करके ऐसा ना एक मेटल का फ्रेम बना दिया, कुछ इस तरीके का, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। मान लीजिए ये रहा मेरे पास एक मेटल का फ्रेम, और वो भी कैसा है? रेक्टेंगुलर फ्रेम। अब ना इस मेटालिक फ्रेम के अंदर ना मैंने यहां पर ना इस तरीके से एक आर्म लगा दी। दिस इज अ मूवेबल आर्म। मूवेबल आर्म वो होती है जिसे आप मूव कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसको कुछ ऐसा बना के दिखा रहा हूं, यहां पर ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसे ऐसा बना दिया। इसका मतलब है कि आप इसे खिसका के आगे भी ले जा सकते हैं और पीछे भी ले जा सकते हैं। ये आपका एक फ्रेम है। आप अगर इस फ्रेम का कुछ नाम रखना चाहें रख दीजिए। सपोज कर लीजिए मैंने इसका नाम रख दिया दिस इज ए, इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख दिया सी, और इसका नाम मैंने क्या रख दिया? डी। और मान लीजिए आपका ये जो फ्रेम है इसकी कुछ लंबाई होगी, और वो लंबाई कितनी मान ली? दैट इज एल। मैंने इस फ्रेम को उठाया और इसे साबुन के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। जब आप इसे सोप सॉल्यूशन में ले जाकर के डिप कर दोगे तो भाई आपको पता है इसके ऊपर एक पतली सी फिल्म बन जाएगी, एक पतली सी परत बन जाएगी, जो कि आप लोगों को नजर आएगी। इसमें दो सरफेस है, एक फ्रंट वाली और एक कहां दिखेगी? बैक वाली। अच्छा, ये फिल्म ना बिल्कुल स्ट्रेट बनी रहेगी ड्यू टू सरफेस टेंशन। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसे आप एक बार ध्यान से देखिए, तो ये जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन की वजह से अपने एरिया को क्या करेगा? मिनिमाइज। और इसकी वजह से ना आपकी ये जो मूवेबल आर्म है इसके ऊपर फोर्स लगेगा, कहां पर? इनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये अपने सरफेस एरिया को क्या करना चाहता है? मिनिमम। और सच में अगर इसको बिल्कुल लूज छोड़ दिया जाए, फ्रिक्शन वगैरह बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, तो ये अपने आप ही मूव करके कहां पर आ जाएगा? इस तरफ। और अभी जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा वो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन होगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कितना फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन लगेगा, चलो उसे कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन अगर आपको निकालना है तो आपको याद होगा, हमने ना कल की क्लास में ये पढ़ा था, S इज इक्वल टू एफ अपॉन में L। याद है सभी को? F निकालूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? S इंटू में L। तो ये हो जाएगा फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। लेकिन याद रखना यहां पर एक सरफेस नहीं है, कितनी है? दो। एक फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन आगे की तरफ दिखेगा और एक कहां पर? पीछे। और दोनों ही किस पर लग रहे हैं? इस वाली रॉड के ऊपर। तो अगर मैं बोलूं टोटल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर पीछे का भी S इंटू एल, आगे का भी S इंटू एल। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपको टोटल फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन मिल जाएगा, और वो आ जाएगा 2 इंटू एस, और इंटू में यहां पर कितना हो जाएगा? दैट इज L। तो दिस इज द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। अब जो बोल रहा हूं पहले उसे लिखो, फिर इसे नोट कीजिएगा। लिखिए सर, कंसीडर ए रेक्टेंगुलर फ्रेम ABCD in which the arm BC is movable. The arm BC is movable. Full stop. Dip the frame in soap solution, comma, a film is formed which pulls the wire BC inward due to surface tension with a force
अब आप बोर्ड से फोर्स लिख लीजिए, डायग्राम अभी मत बनाना। अब ना मेरी बात सुनना ध्यान से, टारगेट को अच्छे से समझना जो मैं बता रहा हूं। देखो, मेरा काम है सरफेस एनर्जी निकालना, मैं ये चाहता हूं सरफेस एनर्जी निकाल दूं, और मैंने अभी बताया सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में इंक्रीज इन एरिया, यही तो है सरफेस एनर्जी। तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, इस वायर को इधर खींचते हैं ताकि इसकी सरफेस को इंक्रीज किया जा सके, और सरफेस इंक्रीज करने में मैं जितना वर्क करूंगा वो मैं कहाँ रख दूंगा, ऊपर, और जितना एरिया बढ़ाऊंगा वो कहाँ रख दूंगा, नीचे, और डिवाइड कर दूंगा, जो भी सरफेस एनर्जी होगी वो मुझे मिल जाएगी। तो मैंने इस चीज के लिए एक काम किया, इस वाली रॉड को खींचा और खींच करके इस आर्म को यहां तक लेकर के आ गए। सपोज कर लीजिए कुछ इस तरीके से, जब मैं इसे यहां लेके आ गया तो मान लीजिए अब इसकी नई पोजीशन का नाम रख दिया बी डैश और इसका नाम क्या रख दिया, सी डैश। मैंने इसे कितना खींचा, मान लीजिए डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स। अब ऐसा करने की वजह से आप लोग बोलोगे सर यहां पर भी क्या बनेगी, सरफेस फिल्म, मतलब आपने यहां का एरिया भी क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। लेकिन ऐसा क्यों कर पाया, क्योंकि मैंने इसके ऊपर क्या लगाया, फोर्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताना जरा मैंने कितना वर्क किया इस फिल्म को स्ट्रेच करके बड़ा करने में, तो आप बोलोगे सर जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एफ, और आपने जितना इसको मूव किया वो डिस्टेंस कितना है, एक्स। तो अगर मैं बोलूं फोर्स कितना था तो ये रहा, तो ये मैंने लिख दिया 2 ब्रैकेट में आ गया एस इंटू एल, और इंटू में यहां पर क्या आ गया, एक्स। तो आप बोल सकते हो इतना, या फिर आप इसे चाहो तो लिख दो एस इंटू में 2 और ब्रैकेट में लिख देते हैं एल इंटू एक्स, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, सारी बातें कैसी है, सेम। तो ये था वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द फिल्म। अगली लाइन में लिखिए, वर्क डन in stretching the film is, work done in stretching the film is, ठीक है भाई, सबको पता लग गया कितना वर्क करना पड़ेगा। अब अगर मैं बोलूं कि बताना जरा कितना एरिया इंक्रीज हुआ, तो आप यहां पर लिख सकते हैं इंक्रीज इन एरिया को क्या लिख देते हैं, डेल्टा ए। और आप बोलोगे सर इतना ही एरिया तो इंक्रीज हुआ है, और ये एरिया तो रेक्टेंगल का है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ एल और ब्रेड्थ कितनी, एक्स। तो आप यहां पर लिखेंगे एल इंटू में एक्स। लेकिन जब आपने इसको खींचा तो क्या खाली एरिया आगे का बढ़ा, नहीं, कहां पे बढ़ा, पीछे भी, और दोनों लेने पड़ेंगे क्योंकि हम सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं जो कि सरफेस पर होता है, इसलिए आप लिखेंगे एल इंटू एक्स, और साथ में यहां पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मेरी बात सुनना, जैसा कि आप लोगों को ये चीज अच्छे से पता है, जो कि अभी भी हमने बात की थी, कि जो सरफेस एनर्जी है वो सरफेस एनर्जी हमने अभी अभी देखा वो बराबर होता है वर्क डन अपॉन में इंक्रीज इन एरिया के। तो हमने जो वर्क डन निकाला वो वर्क डन है एस, इंटू में आ जाएगा 2 और ब्रैकेट में एल इंटू में एक्स, और नीचे इंक्रीज इन एरिया ये रहा, दिस इज 2 और ब्रैकेट में एल इंटू में एक्स, और आप ये टर्म और ये टर्म कैंसिल कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ गया, एस। और यहां से हमें एक चीज साफ साफ पता लग गई कि हमारी ये जो सरफेस एनर्जी है वो एक्चुअल में न्यूमेरिकली इक्वल है किसके, सरफेस टेंशन के। इसका मतलब सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। मीनिंग क्लियर है सभी के लिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसके अंदर। नीचे लिखिए इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द फिल्म, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द फिल्म। और अब आप एरिया और ये पूरा नोट डाउन कर लो और डायग्राम भी बना लो भाई।
हाँ डायग्राम भी बना लो, सब कुछ कंप्लीट कर लो अभी। हो गया यहाँ तक क्लियर सभी के लिए? ठीक है, तो नीचे एक लाइन लिख लेते हैं कि सरफेस एनर्जी न्यूमेरिकली सरफेस टेंशन के इक्वल है। दस सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड इज न्यूमेरिकली equal to its surface tension. Surface energy of a liquid is numerically equal to its surface tension. इसका मतलब यार मुझे अगर सरफेस टेंशन निकालना है तो एक तरीका और है मेरे पास, क्या निकाल दूं? सरफेस एनर्जी, वही सरफेस टेंशन हो जाएगा। या फिर सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ। तो आपको जो दिया गया आप उसके हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनना, आगे की तरफ चलते हैं। अब ये जो चीज़ थी मैंने आपको बता दी सरफेस एनर्जी, इसके बारे में हमने बात भी कर ली सारी चीज़ें। ये रहा वो डायग्राम कि हमने इसको खींचा, इसके सरफेस को थोड़ा सा बढ़ा दिया और यही वाली सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब यहाँ के बाद से अब हम बात करने जा रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। ये रहा एक तरीका, देखो क्या लिखा है, मेजरिंग सरफेस टेंशन। तो ये एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, आप इस एक्सपेरिमेंट की मदद से ना सरफेस टेंशन को नाप सकते हो। कैसे नाप सकते हैं मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। चलो भाई ध्यान देना जरा सब लोग, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट क्या है और कैसे करना है। सुनो सब लोग अच्छे से बात को समझना। देखिए मैं आपके सामने ना यहाँ पर एक बेसिक सा तराजू बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, एक बैलेंस वेइंग मशीन जो वजन तोलती है, नॉर्मल वेइंग मशीन। देखना ध्यान से कैसे उस चीज़ को समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पर ये एक सपोर्ट है, बस कुछ नहीं है। इस सपोर्ट के ऊपर ना मैंने इस तरह से एक रॉड रख दी ताकि एक ना वेइंग मशीन हम बना रहे हैं, एक तरह से एक फिजिकल बैलेंस बना रहे भाई, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और इसके ऊपर ना मैंने इसको रख दिया, ये एक रॉड है जो इसी के ऊपर अच्छे से बैलेंस कर दी गई है इस तरह से। और ना यहाँ पर ना हमने एक पैन लगा दिया। आपने देखा है बाजार में कई जगह पे ऐसे तराजू होते हैं जिनमें एक तरफ आप लोग वजन रख देते हो और एक तरफ आप लोग सब्जी या सामान, इस तरफ 2 किलो 4 किलो का वजन रख दिया जाता है और इस तरफ सामान रख देते हैं और वो उसको तोल देता है। ऐसा देखा है ना आपने? तो ये वैसा ही है। तो एक तरफ हमने ये रखा और ना दूसरी तरफ मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर प्लेट ले जा करके रख दी। मान लीजिए ये रही मेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट और वो भी कांच की, ग्लास की प्लेट है जिसको मैंने इससे बांध रखा है। इस तरीके से ला करके मैंने इसको ना कनेक्ट कर दिया ऐसे, इसके एक किनारे पर ये रॉड को ला करके इस तरह से लगा दिया। ये रही एक सिंपल रॉड। ध्यान देना भाई सब लोग और अच्छे से समझना इस चीज को। सपोज कर लीजिए ये आपके पास एक ग्लास की एक प्लेट है, कांच की प्लेट है, तो मैं यहां लिख देता हूं दिस इज अ ग्लास प्लेट, या सिंपली लिख देता हूं दिस इज ग्लास। ध्यान देना अच्छे से, ये आपके पास एक ग्लास प्लेट है और मान लेते हैं जो ग्लास प्लेट है, इस ग्लास प्लेट की जो लेंथ है वो कुछ ना कुछ लेंथ रही होगी। मैंने मान लिया इस प्लेट की जो टोटल यहां से यहां तक की लेंथ है, दिस लेंथ इज L इज द लेंथ ऑफ द प्लेट। अब ना ये ऐसा है, अच्छा क्या लगता है, इधर तो ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपने ग्लास प्लेट लगाई हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है ग्लास प्लेट लगाने की वजह से यहाँ पर जो है आप लोगों को इस पूरे को बैलेंस करने के लिए इस जगह पे क्या रखने पड़ेंगे, वजन। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई एक वेट रख दिया इस तरीके से आपके सामने, ये रहा कोई वेट इसके ऊपर रखा हुआ। यहाँ पर ये वेट इसलिए रखा ताकि इसके वजन को क्या कर सके, बैलेंस। अब ये पूरा सिस्टम मान लेते हैं कैसा एकदम बैलेंस है। सबको बात समझ में आ रही है ना? अब हमने ना एक काम किया छोटा सा, और काम ये किया कि यहाँ ना नीचे की तरफ ना इस तरीके से एक वेसल ले लिया, एक बर्तन ले लिया और ये बर्तन ना इस तरीके से यहाँ पर बना रखा था नीचे की तरफ इस तरह से। और इस बर्तन के अंदर ना हम लोगों ने ना लिक्विड भरना स्टार्ट कर दिया और मान लीजिए इसके अंदर लिक्विड को आप फिल करते चले गए और फिल करते करते आप यहां तक लेकर के आ गए ऐसे करके। मान लीजिए ये रहा आपका लिक्विड। अब ना मैंने क्या किया, लिक्विड भरने के बाद इस पूरे के पूरे बर्तन को या तो धीरे धीरे आप ऊपर उठाओ या यूं बोल दो सर मैं इसके ऊपर ना लिक्विड भरता गया, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी ये जो लिक्विड है ना ये इस प्लेट को क्या कर देगी, टच।
और जैसी प्लेट को टच कर देगी ड्यू टू फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, इसके ऊपर फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन लगेगा जिसकी वजह से कहां खिंचाव महसूस करेगा, नीचे। ये प्लेट ऐसे रखी हुई है, समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा पानी के साथ किस में आ जाएगा, कांटेक्ट में, एक सरफेस इधर और एक सरफेस कहां पर, पीछे, और सरफेस टेंशन के फोर्स की वजह से ये कहां की तरफ जाएगा, नीचे। अब जब ये नीचे जाने लगेगा तो ये वाला हिस्सा कहां जाएगा, ऊपर। अब ये पूरा बैलेंस नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हो कि ये बैलेंस रहे तो आप लोगों को फिर से इसके ऊपर एक्स्ट्रा वेट ऐड करना पड़ेगा, और मान लीजिए जो एक्स्ट्रा वेट ऐड किया, मान लीजिए उसका मास कितना, दैट इज m, और वो एक्स्ट्रा वेट जो होगा मैं उसको कितना लिख देता हूं, दैट इज mg, और यही वेट को किससे दिखा देते हैं, w से। मान लीजिए आपको m एक्स्ट्रा वेट और डालना पड़ा ताकि पूरा सिस्टम क्या कर पाओ, बैलेंस। तो आप समझ गए ना भैया, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन जितनी ताकत से नीचे खींच रहा है उतना वजन आपने यहां पर रख दिया, इसका मतलब ये mg ही आपके लिए किसका काम कर रहा है, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन का। ये बात समझ में आ रही सभी लोगों को। तो ये चीज जब हमें पता लगे कि अच्छा इतना एक्स्ट्रा वेट हमने ऐड किया, तो अब आप यहां से देख सकते हैं एज, जैसा कि आप जानते हैं कि जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन है दैट इज इक्वल टू में s और इनटू में यहां पर l। अच्छा, अब मैं बार बार ये सब ना करने के बजाय एक लेंथ आगे है एक लेंथ पीछे है, यानी कि दो दो सरफेस है, तो सीधा यहां पर क्या लिख देते हैं 2l, वरना मैं s इंटू एल फिर दोबारा s इंटू एल फिर दोनों को जोड़ूंगा तो भी यहीं पे आने वाले हैं। अगर मैं यहां से s निकालूंगा तो s बराबर क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन में 2l, और यहां फोर्स कौन है, वेट, तो वेट अपॉन में 2l, और आपका जो वेट है वो कितना है, mg, तो आप यहां से लिखेंगे s बराबर में mg अपॉन में 2l। यहां पर m क्या है, एक्स्ट्रा वेट जो आपको ऐड करना पड़ा सिर्फ इस सरफेस टेंशन वाले फोर्स की वजह से। बस ये आपका एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट तैयार। आपने यहां जितना एक्स्ट्रा मास रखा वो वाला मास इनटू में ग्रेविटी, और जो ग्लास की प्लेट ली है उसकी लेंथ नीचे रखिए, सॉल्व कीजिए, आपको सरफेस टेंशन मिल जाएगा। इसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। जब आप इसे किताब में देखेंगे तो ये रहा वो डायग्राम जो हमने अभी भी डिस्कस किया, और ये रहा वो तरीका जिससे आप निकालेंगे दैट इज mg अपॉन में 2l, और यहां लिखा है वेयर m इज द एक्स्ट्रा मास एंड l इज द लेंथ ऑफ द प्लेट एज। क्लियर है सभी के लिए? इसके अंदर कुछ भी मुझे लिखवाना नहीं है, आप बस ये डायग्राम बना लीजिए, लास्ट में मैं कुछ लिखवा देता हूं, ये पूरा ही नोट कर लीजिए अब आप। लिख चुके हैं यहां तक सब लोग? कर लिया कंप्लीट इसको? नीचे आप एक लाइन लिख लीजिए, वेयर m इज द एक्स्ट्रा मास एडेड, वेयर m इज द एक्स्ट्रा मास एडेड and L is the length, and L is the length of the plate edge, of the plate edge. L is the length of the plate edge. फुल स्टॉप। हो गया यहाँ तक क्लियर सभी के लिए?
तो देखो भाई, हम लोगों ने ना एक्सपेरिमेंटल स्टडी समझ ली कि कैसे आप एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को नाप सकते हैं। अब इसके बाद ना वैसे ये आता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम ना ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी वजह है क्योंकि ना एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ने के बाद ना उसका इस्तेमाल हमें ना इस टॉपिक में करना है, कैपिलरी राइज, कैपिलरी फॉल में। तो मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तब मैं इस पे आऊंगा। अब देख लीजिए, ये आप सबसे आखिरी के टॉपिक पर आ रहे हैं। अब ना आज हम ना डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रॉप्स एंड बबल्स के बारे में। आप हेडिंग लिखिए ड्रॉप्स एंड बबल्स, और यही आज की क्लास का आखिरी टॉपिक होगा, ड्रॉप्स एंड बबल्स। अब बात को जरा ध्यान से सुनना। जो टॉपिक आप अब पढ़ने जा रहे हैं ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ना एक डेरिवेशन आती है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा आसान और इजी है, और अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती है, इसलिए बिल्कुल ढंग से सही से समझना है क्या आखिर। अच्छा, आप जानते हैं ड्रॉप्स और बबल्स में क्या फ़र्क होता है? पानी की जो ड्रॉप होती है उसमें अंदर पानी होता है और बाहर क्या होती है? सरफेस। बबल्स के अंदर भी एयर होती है और बाहर भी। तो बबल्स में दो दो सरफेस होती है, एक बाहर और एक अंदर, और लिक्विड के ड्रॉप में खाली एक ही सरफेस होती है, सिर्फ कहां पर? बाहर, क्योंकि अंदर तो क्या होता है? उसके अंदर वाटर होता है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मुझे इसमें ओवरऑल क्या पढ़ाना है। कहते हैं आप चाहे कोई सोप बबल ले लीजिए या फिर आप लिक्विड की कोई ड्रॉप ले लीजिए, हमेशा अंदर जो प्रेशर होता है वो बाहर से कैसा होता है? ज्यादा। द प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल और द प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड। अंदर का प्रेशर हमेशा बाहर से ज्यादा होता है। क्यों होता है वो मैं अभी समझाता हूं आपको। और हमारे पेपर में ये सवाल दिया जाता है कि कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस इनसाइड एंड आउटसाइड, या शो कीजिए कि अंदर का प्रेशर बाहर से कैसा होता है? ज्यादा। और यहां पर एक फॉर्मूला भी आएगा जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेगा और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल सवालों का जवाब देने में भी हमारी मदद करेगा। हमेशा अंदर का प्रेशर बाहर से कैसा होता है? ज्यादा। अब आप बात को जरा तरीके से समझना, फिर मैं आपको ये चीज लिखवा दूंगा। अच्छा, मान लीजिए आप ना यहां पर लिक्विड की एक ड्रॉप ले लीजिए या सोप ले लीजिए, सबका लॉजिक बिल्कुल सेम ही है। इसको जरा ध्यान से सुनना। मान लो मैंने यहां पर ना एक लिक्विड की बूंद, एक लिक्विड की ड्रॉप ले ली। अच्छा, अगर ये लिक्विड की ड्रॉप है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर चारों ओर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भरे रहेंगे। इसकी सरफेस पर भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहां पर मान लीजिए एक लिक्विड का मॉलिक्यूल है, इस जगह पर ये रहा दूसरा मॉलिक्यूल, इस जगह पर ये रहा तीसरा मॉलिक्यूल। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो जगह जगह पर मौजूद हैं। एक यहां पर मान लेते हैं, एक यहां पर मान लेते हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि ड्यू टू फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, या यूं कहिए इनके बीच का जो कोहेसिव फोर्स है, ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, राइट? खींचेगा कोहेसिव फोर्स से। इस वाले मॉलिक्यूल को ये भी अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट। मतलब इस मॉलिक्यूल को ये भी खींच रहा है और ये भी। इसके ऊपर दो दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर एक इधर। तो पता है रिजल्टेंट कहां पर जाएगा? बीच में। सही कह रहा हूं एकदम। ऐसे ही आप कहीं और का भी मॉलिक्यूल अगर उठाते हैं, मान लीजिए आपने एक मॉलिक्यूल यहां ले लिया, एक मॉलिक्यूल यहां, एक मॉलिक्यूल यहां, ये इसे इधर खींचेगा, ये इसे इधर खींचेगा, रिजल्टेंट फिर से कहां लग गया? बीच में। इसका मतलब इन सब के ऊपर ना इनवर्ट डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फोर्स। तभी तो ये सब एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करते हैं, क्लोज आने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए तो इनका एरिया कैसा रहता है? बिल्कुल मिनिमम। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। तो आप बोलोगे सर सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सभी के ऊपर इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है और वो अंदर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। आपने पानी की बूंदें पड़ी हुई देखी होंगी कई बारी। क्या लगता है पानी की बूंदें कभी भी इस फोर्स की वजह से सिकुड़ करके बिल्कुल गायब हो जाती है क्या? ऐसा कभी नहीं होता। इसका मतलब जरूर अंदर कोई प्रेशर है जो इस फोर्स को क्या कर रहा है? संभाल के रख रहा है। इसके अलावा बाहर से भी तो प्रेशर लग रहा है। कौन सा वाला प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब अंदर वाले प्रेशर को PI बोल दिया, बाहर वाले प्रेशर को PO बोल दिया। दिस इज प्रेशर इनसाइड एंड दिस इज प्रेशर आउटसाइड। अब बाहर वाला प्रेशर ना, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो इस ड्रॉप को, बबल को दबाने की कोशिश करते हैं। अंदर वाला प्रेशर अगर इस बबल को बनाए रखना चाहता है, ड्रॉप को बनाए रखना चाहता है, तो इसका प्रेशर, लोगों का ये कहना है, आपको भी ऐसा लगेगा कि सर अंदर और बाहर का प्रेशर ना बराबर होना चाहिए। अगर ये प्रेशर ज्यादा है तो मुझे तो लगता है ड्रॉप अपने आप ही साइज में बढ़ेगी। अगर ये प्रेशर ज्यादा हुआ तो, अगर दोनों बराबर रहेंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? बैलेंस। तो हमें तो ऐसा लगता है कि शायद दोनों प्रेशर बराबर होने चाहिए, तभी तो ड्रॉप बनी रहेगी, बबल बना रहेगा। लेकिन अगर अंदर प्रेशर ज्यादा, बाहर का प्रेशर कम, तो ऐसे में तो अंदर का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से आपकी ड्रॉप का साइज बढ़ता चला जाएगा। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि अंदर वाले प्रेशर को दो चीजों को संभालना है। एक तो बाहर वाले प्रेशर को, और जो सरफेस टेंशन की वजह से अंदर की तरफ क्या लग रहा है? फोर्स। और अगर इन्हें दोनों को संभालना है तो इसकी वैल्यू इनके सम के बराबर होनी चाहिए। मतलब एक तरह से ये दोनों मिलकर के जितनी ताकत अंदर की ओर लगा रहे हैं, इसे उतनी ताकत बाहर की ओर लगाना पड़ेगा ताकि ये पूरे के पूरे सिस्टम को रोक पाए।
इसीलिए अंदर का प्रेशर बाहर से कैसा होना चाहिए, ज्यादा। अगर सरफेस टेंशन मान लो नहीं होता तो मैं बोलता अंदर बाहर का प्रेशर कैसा होना चाहिए, इक्वल। इसका मतलब अंदर वाले हिस्से का प्रेशर बाहर वाले से ज्यादा होता है और उसकी एक ही वजह, दैट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। समझ गए ना, क्योंकि अंदर वाले को सरफेस टेंशन को भी संभालना है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी बाहर से संभालना है। और इसीलिए हमेशा ये कहते हैं द प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड। और ये बात खाली लिक्विड ड्रॉप के लिए नहीं, ये सोप बबल के लिए भी वैलिड है और इसके लिए भी वैलिड है। सबको बात समझ में आई ना? अब आप इस बात को पहले लिख लीजिए। कंसीडर ए लिक्विड ड्रॉप, comma, the molecules laying on it comma due to surface tension will experience a resultant force, will experience a resultant force acting inwards, perpendicular to the surface, full stop. Since the size of the liquid drop, since the size of the liquid drop cannot be reduced to zero, cannot be reduced to zero due to force of surface tension, therefore the pressure inside the drop must be greater than the pressure outside, must be greater than the pressure outside, must be greater than the pressure outside। ठीक है भाई, आप ना ऐसा एक डायग्राम बना लीजिए और इसके अंदर यूं दिखा देते हैं कि अंदर की तरफ प्रेशर लग रहा है, वो भी अंदर से कहाँ की ओर, बाहर की ओर। और जो अंदर प्रेशर है उसे मैंने दिखा दिया PI से, बाहर जो प्रेशर है दैट इज PO, और सरफेस टेंशन कितना है S। और ऐसे में आप यहाँ लिख दीजिए कि PI इज ग्रेटर देन PO। इनसाइड का प्रेशर आउटसाइड से ज्यादा है। ये बात ड्रॉप के लिए भी ट्रू है और ये बात बबल्स के लिए भी ट्रू है। ठीक है, हो गया भाई यहाँ तक क्लियर? ये चीज़ आप और चाहें तो ऐसे बना के दिखा दीजिए, चारों ओर प्रेशर लग रहा है इसमें। चलो भाई, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब देखो, हमें जो टॉपिक्स पढ़ने ना, बड़े गौर से सुनना, और यही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अब ये क्लियर है कि अंदर का प्रेशर बाहर से ज़्यादा लगता है। देखो यही फ़ायदा है, आप क्लास में बैठोगे, सुनोगे, घर पे अगर मान लो कोई बच्चा ना भी पढ़े तो सुनते सुनते उसको कई चीज़ें याद रहती हैं। अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बाहर कम है। क्यों अंदर ज़्यादा है? क्योंकि उसे बाहर के प्रेशर को भी संभालना है और सरफेस टेंशन को भी संभालना है। इसका मतलब अगर बाहर का सरफेस टेंशन कम कर दिया जाए, कम, तो अंदर और बाहर के प्रेशर का डिफरेंस भी थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि अब उसे कम सरफेस टेंशन की ताकत को झेलना है, तो कम प्रेशर में भी ये चीज़ को संभाल सकता है। अब जरा बात करते हैं कि अंदर का प्रेशर बाहर से ज़्यादा तो होता है, मगर कितना ज़्यादा होता है। तो अब ये प्रेशर का डिफरेंस निकालना है, और वो भी दो केसेस में। पहला हम लिक्विड ड्रॉप के लिए निकालेंगे, फिर सोप बबल के लिए निकालेंगे, और दोनों की डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम, कुछ भी फर्क नहीं आएगा, जरा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहां पर एक सरफेस होगी और वहां पर कितनी सरफेस होगी? दो। तो इसलिए इसको ढंग से सुनना, क्योंकि अगला वाला तो मैं बहुत शॉर्ट में निपटा दूंगा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले अब आप हेडिंग लिखिए, एक्सेस प्रेशर inside a liquid drop, access pressure inside a liquid drop, access pressure
inside a liquid drop. अब बोर्ड पर ध्यान देना सब लोग। मान लीजिए आप लोगों के पास इस तरीके का एक लिक्विड ड्रॉप है, गौर से सुनना भाई। अब ये जो लिक्विड ड्रॉप है इस पूरे के अंदर ना इस तरीके से लिक्विड भरा हुआ है, क्योंकि लिक्विड की ड्रॉप है इसका मतलब इसके अंदर वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो इसी के अंदर मौजूद हैं कुछ इस तरीके से। और मान लेते हैं कि हमारे पास ये हमारे ड्रॉप का क्या है, सेंटर, और यहां से यहां तक इसे मैंने मिला दिया और बोल दिया दिस इज द रेडियस ऑफ द लिक्विड ड्रॉप। ये लिक्विड ड्रॉप का क्या है, रेडियस। अच्छा, जिस टाइम पर जब ये बूंद बनेगी, ये लिक्विड की ड्रॉप फॉर्मेशन हो रहा होगा, तब अंदर वाला प्रेशर बाहर की तरफ इसको दबा रहा होगा, ढकेल रहा होगा, सरफेस टेंशन अंदर जाने की कोशिश करेगी मॉलिक्यूल्स को लेकर के, तो सरफेस टेंशन की वजह से अपने आप को कम कर रहा है, बाहर का प्रेशर भी इससे छोटा करने में लगा हुआ है, और अंदर वाला प्रेशर जबरदस्ती बाहर की चीजों को और सरफेस टेंशन को क्या कर रहा है, बैलेंस। और जब ये प्रेशर की बात करें कि ये कहां की तरफ लगेगा, तो आप बोलोगे सर ये वाला प्रेशर लग रहा होगा कहां पर, बाहर की ओर, इस तरीके से ऐसे हर डायरेक्शन में ये प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा होगा ताकि इस बूंद के फॉर्मेशन को कर सके या ये बूंद बन सके। अच्छा, जब ये बाहर की ओर प्रेशर लगेगा, मान लीजिए अंदर का प्रेशर कितना, दैट इज पी, इनसाइड वाला प्रेशर, तो इस बाहर के प्रेशर को अंदर वाला प्रेशर ना बैलेंस करेगा, सरफेस टेंशन को संभालेगा। उसको संभालने के लिए, समझाने के लिए कि जिस वक्त आप लोगों की बूंद बन रही होगी तब अंदर का प्रेशर ज्यादा है बाहर से, और वो पूरी बूंद के फॉर्मेशन को, सरफेस टेंशन को संभालते वक्त में जिस टाइम पे इसका फॉर्मेशन हो रहा होगा, मान लीजिए यहां से लेके यहां तक इसका रेडियस कितना इंक्रीज हो गया, डेल्टा आर, और इंक्रीज करके रुक गया, बस अब पूरा सिस्टम क्या हो गया, बैलेंस। अंदर के प्रेशर ने सरफेस टेंशन को, बाहर के प्रेशर को संभाल लिया, ऐसा मान लेते हैं। और उस टाइम पर बाहर वाला जो प्रेशर होगा उसे बोल देते हैं दैट इज पीओ। और मान लेते हैं, हमें तो ये पता है कि अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा है, तो इस बार मैंने लिख दिया पीआई माइनस में पीओ, इसका जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को मैंने क्या मान लिया, पी। पी इज द प्रेशर डिफरेंस इनसाइड और आउटसाइड के प्रेशर में। अब ये चीज आप लोगों को समझ में आई। अब सुनो, मेरा टारगेट क्या होगा, मैं भी आप लोगों को लिखवाऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं ये मानने वाला हूं, मान लीजिए मेरे पास एक लिक्विड का ड्रॉप है, उस लिक्विड ड्रॉप का रेडियस कितना है, आर, और मान लेते हैं उसके अंदर जो लिक्विड है उसका जो सरफेस टेंशन है वो कितना है, दैट इज एस। अब यहां पे फॉर्मेशन के टाइम पे अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर को और सरफेस टेंशन को संभालेगा, और मान लीजिए इस टाइम पर जो इंक्रीज इन रेडियस आया वो कितना है, डेल्टा आर, ताकि बूंद बनी, अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो उसने बनाया बाहर की तरफ और सरफेस टेंशन को बैलेंस करके रुक गया। जैसे ही पूरा सिस्टम स्टेबल हो गया, बस आपकी बूंद का फॉर्मेशन हो गया। अब ना मुझे सरफेस टेंशन निकालना है, ध्यान से सुनना है, मेरे को सरफेस टेंशन निकालना है, तो सरफेस टेंशन बराबर होता है किसके, सरफेस एनर्जी की। तो मैंने सोचा यार सरफेस टेंशन निकालना है, चलो सरफेस एनर्जी निकालते हैं। सरफेस एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क अपॉन में इंक्रीज इन एरिया के। तो बस मुझे ये निकालना है, तो मुझे चाहिए वर्क डन और साथ में क्या चाहिए, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो मैं पहले इंक्रीज इन सरफेस एरिया निकालूंगा, उसके बाद वर्क डन, और दोनों को डिवाइड कर दूंगा, सरफेस टेंशन पता चल जाएगा, और इसी की मदद से आप अंदर का प्रेशर निकाल पाओगे कि बाहर से कितना कम है या फिर कितना ज्यादा। तो ये चीज आप कैसे करेंगे, मैं आप लोगों को ये करके दिखाता हूं। सबसे पहले जो बोल रहा हूं वो आप लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, कंसीडर ए स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, containing a liquid, containing a liquid of surface tension S. Full stop. Due to the spherical shape, due to the spherical shape, there is an excess pressure, there is an excess pressure P, capital P, inside the drop, inside the drop, over that on outside, over that on outside. Full stop. This excess pressure acts normally outward.
ड्यू टू विच the radius of the drop changes from r to r plus delta r. r से बदल करके कितना चेंज हो गया? डेल्टा r, और बढ़ गया तो r प्लस डेल्टा r. अब देखो भाई, पता है ना सबको क्या निकालना है? इंक्रीज इन सरफेस एरिया. जो सबसे पहले लिखिए इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया. अब सुनते रहना ध्यान से और देखना जरा कैसे रिजल्ट निकालते हैं. अच्छा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया को डेल्टा ए से दिखा देते हैं. इंक्रीज कैसे निकलेगा? फाइनल एरिया माइनस इनिशियल. अच्छा, फाइनल एरिया किसी को याद है? स्फेयर का एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर. तो आप बोलोगे 4 पाई, लेकिन अब नया वाला जो सरफेस है उसका रेडियस r प्लस डेल्टा r. ये रहा नया एरिया. पुराना वाला सरफेस एरिया 4 पाई इंटू में r का स्क्वायर. कितना इंक्रीज हुआ? दोनों को कर देते हैं माइनस. तो इस तरह से आपको इंक्रीज मिल जाएगा. तो आप इसे लिखेंगे 4 पाई बाहर आ गया, आपके पास बचेगा क्या? r प्लस में डेल्टा r इसका स्क्वायर, फिर माइनस में r का स्क्वायर. अगले स्टेप में 4 पाई की जगह 4 पाई ब्रैकेट a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो a का स्क्वायर, फिर प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा? b का स्क्वायर, फिर प्लस में आ जाएगा 2a और इंटू में b, और फिर माइनस में क्या आ जाएगा? r का स्क्वायर. और यहाँ देखेंगे r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल. क्योंकि आपका डेल्टा r बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो. पता है ना, डेल्टा r बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर और भी ज़्यादा छोटा होगा. हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में. और यहाँ के बाद से आप इसे लिख पाओगे डेल्टा a बराबर में क्या है? 4 पाई इंटू में 2r डेल्टा r. तो इसको लिख देते हैं 8 पाई इंटू में क्या आ जाएगा? r, और यहाँ पर इंटू में डेल्टा r. तो ये लो जी, मेरे पास क्या आ गया? इंक्रीज इन सरफेस एरिया. अब 1 मिनट रुकना और ज़रा तसल्ली से देखना, हम ये काम ही निपटा देते हैं पूरा. यहाँ पर मैं अब आपके सामने लिखने जा रहा हूँ एज, जैसा कि हमें ये पता है कि जो सरफेस एनर्जी है वही सरफेस टेंशन के बराबर होती है, और वही सरफेस टेंशन को आप एस से लिख सकते हैं, और एस बराबर अभी अभी पढ़ाया वर्क डन अपॉन में इंक्रीज इन सरफेस एरिया. तो अगर मैं इसके नीचे 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो वर्क डन बराबर में क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन इंटू में आ जाएगा इंक्रीज इन सरफेस एरिया. अच्छा, वैसे सबको पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो मान लीजिए अंदर से जो फोर्स लगा वो कितना लगा? F, और इस फोर्स की वजह से आपकी सरफेस डिस्प्लेस होकर के आगे चल गई. कितना डिस्प्लेसमेंट? डेल्टा r. तो आप लिख सकते हैं F इंटू में क्या आ जाएगा? डेल्टा r बराबर में आपका सरफेस टेंशन S, और जो डेल्टा A है वो कितना आ रहा है आपके पास? 8 पाई r, और फिर इंटू में कितना आ गया? डेल्टा r, और ये डेल्टा r से डेल्टा r क्या हो गया? कैंसिल. अच्छा, वैसे तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू एरिया. तो अगर मैं बोलूं कि अंदर प्रेशर कितना है तो आप बोलोगे P, और कितने एरिया पर लग रहा है अंदर वाला एरिया, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर. देख लो भाई, सबको पता है प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स बराबर क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया. तो मैंने यही किया, फोर्स बचा था तो मैंने फोर्स की जगह फोर्स लिख दिया, दैट इज प्रेशर इंटू में जो भी एरिया था वो वाला एरिया, और इक्वल टू में आपके पास क्या बच रहा है? S, और यहां ब्रैकेट में आ गया 8 पाई इंटू में r. तो आप देखेंगे एक r से एक r क्या हो गया? कैंसिल. 4 पाई से 8 पाई कैंसिल करेंगे, बचेगा 2. इट मीन्स कि प्रेशर इंटू में यहाँ पर एक r बचेगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 2s. तो आप इसे लिखना चाहे तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2s अपॉन में r. और ये रहा एक्सेस प्रेशर. अंदर का प्रेशर बाहर से इतना ज्यादा होता है, यही P एक्चुअल में आप इसी को क्या लिखोगे? Pi माइनस P नॉट बराबर में 2s अपॉन में r. और आपको ये पता है कि सरफेस टेंशन पॉजिटिव, रेडियस पॉजिटिव, ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जरूर बड़ा होगा, ये जरूर कैसा होगा? छोटा. इसका मतलब यहां से भी पता लग रहा है कि Pi इज ग्रेटर देन PO, मतलब अंदर वाला प्रेशर बाहर से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है? दैट इज इक्वल टू 2s अपॉन में r. जब आप इसे देखेंगे तो एनसीईआरटी ने इसको डिराइव किया, ये रहा इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ये वर्क डन निकाला, और यहां से कैलकुलेशन करके ये निकाला, दिस इज Pi माइनस PO इज इक्वल टू 2s अपॉन में r. मीनिंग क्लियर है सभी लोगों को? और यहां पर जब आप इसको नोटिस करेंगे तो आपको यहां से एक चीज और साफ साफ पता चलेगी, और वो बात है नंबर 1, सबसे पहली बात, कि जो एक्सेस प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन. मतलब लिक्विड का सरफेस टेंशन जितना ज्यादा होगा, एक्सेस प्रेशर भी उतना ज्यादा. आपको याद है मैंने बोला था एक बारी कि पानी जो होता है अगर आप उसे गर्म कर दो तो उसका सरफेस टेंशन कम. इसका मतलब अगर गर्म पानी से जो बबल बनेगा या ड्रॉप बनेगी और ठंडे पानी की जो ड्रॉप होगी उसके अंदर, ठंडे पानी में अंदर की तरफ प्रेशर बाहर से कैसा होगा? ज्यादा, एक्स्ट्रा. लेकिन वही गर्म पानी के कंपैरिजन में एक्सेस प्रेशर उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन क्या होता है? कम.
दूसरी एक और बात सुनना, नंबर 2, सेकेंड पॉइंट इज दिस एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। मतलब जो ड्रॉप जितनी ज्यादा छोटी होगी उसके अंदर प्रेशर उतना ज्यादा होगा, क्योंकि जितना छोटा होगा, और जो ड्रॉप ज्यादा बड़ी होगी उसके अंदर एक्सेस प्रेशर उतना कम होगा। इसलिए बड़ी ड्रॉप इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती, इजीली टूट जाती है, लेकिन जो छोटी ड्रॉप्स होती है वो काफी ज्यादा स्टेबल रहती है, अंदर का प्रेशर उसके हिसाब से आप देख पाएंगे ज्यादा रहेगा। बात समझ रहे सब लोग ने? तो अब आप इस पूरे को नोट कर लीजिए और फिर हम आगे की बात करते हैं। मेरे पास डेरिवेटिव पढ़ा था आपने? जब ना कोई चीज़ बहुत छोटी है, जैसे 0.1 है, तो 0.1 का स्क्वायर क्या आएगा बताओ? उससे भी छोटा, तो इसलिए डेल्टा आर का स्क्वायर बहुत ज़्यादा छोटा हो तो उसे ठीक है। हाँ जी, ये लिख लिया सभी लोगों ने? अच्छा, ये तो लिक्विड ड्रॉप थी ना, आसान सी डेरिवेशन हो गया आराम से। अब ना मैं आप लोगों को एक और टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ, बट आप उसको बस बात को सुनना, क्योंकि वो करना आपको खुद है घर जा करके, ठीक है? मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल, यानी कि एक साबुन का बुलबुला जो होता है, बबल, उसके अंदर का प्रेशर देख रहे हैं। अच्छा, आप लोग एक बारी कॉमन सेंस से सोच के बताना, क्या लगता है कि इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता होगा एक्सेस वाला, या सोप बबल में ज़्यादा होता है? सोप बबल में। क्यों? क्योंकि वहाँ
दो सरफेस है और दोनों के टेंशन को, अंदर वाले प्रेशर को संभालना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर प्रेशर ड्रॉप से कैसा होगा, ज्यादा। यहाँ खाली एक ही सरफेस पे टेंशन है, वहां पे दो दो सरफेस पे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो ये सोप बबल वाला डेरिवेशन होता तो आपने ये जो कैलकुलेशन की ये बिल्कुल सेम रहती, लेकिन इतना ही एरिया बाहर का भी बढ़ता और इतना ही एरिया अंदर का भी, तो किससे मल्टीप्लाई करते, 2 से। और अगर ये 2 से मल्टीप्लाई होता तो ये 4 के बजाय क्या हो जाता, 8, ये भी कितना हो जाता, 8, और ये 8 है तो ये क्या हो जाता है, 16। और अगर ये 16 रहता तो यहाँ पर भी 16, और यहाँ पर 16 होता तो इसको इससे कट करते तो 4, और यहाँ पर भी 4, और यहाँ पर भी क्या जाता, दिस इज 4। तो बस सोप बबल के लिए इतना सा बदलाव इसके अंदर नजर आएगा। समझ गए सब लोग? और ये चीज़ फिर आप घर पर खुद करोगे और ये वाला रिजल्ट भी आएगा। बाकी की चीज़ें फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इससे रिलेटेड एक दो बातें हैं जो मैं अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा, और मे बी नेक्स्ट क्लास या ज़्यादा से ज़्यादा उसकी नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर पूरे का पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।